1970 के दशक की मुंबई। सोचिए, एक ऐसा शहर जो दिन के उजाले में अपनी अथक मेहनत और सपनों के लिए दौड़ता था, लेकिन सूरज ढलते ही उन्हीं गलियों में अंडरवर्ल्ड का खौफ मंडराने लगता था। आज के इस विश्लेषण में हम दस्तावेजों और सबूतों को खंगालते हुए एक ऐसी कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो वाकई बेहद चौंकाने वाली है। एक ऐसी कहानी जहां कानून की किताबों पर बंदूक और पैसे की ताकत हावी हो गई। चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है ना कि एक ऐसा घर जहां कानून का दिन रात सम्मान होता था, जहां नियम कायदे ही सब कुछ थे, वहां से एक ऐसा इंसान कैसे निकल सकता है जिसने पूरे देश के कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव बिल्कुल नहीं था, बल्कि लालच और ताकत की एक बेहद धीमी लेकिन सोची समझी शुरुआत थी। तो हमारी कहानी के पहले अध्याय की शुरुआत होती है डोंगरी की तंग गलियों से। हवलदार का बेटा। और ये बात एकदम साफ नजर आती है जब हम इस अंतर को देखते हैं। एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनिया बस रही थीं। एक तरफ थे हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर, जो अपनी बेदाग ईमानदारी और सख्त उसूलों के लिए जाने जाते थे। उनकी वर्दी पर रिश्वत का एक छोटा सा दाग तक नहीं था। और दूसरी तरफ उनका बेटा दाऊद, जिसका स्कूल की किताबों में जरा भी मन नहीं लगता था। उसका पूरा ध्यान तो इलाके के उन भाइयों पर था जिनकी इंपोर्टेड गाड़ियां, सोने की भारी चेन और उनका रुतबा उसे अपनी तरफ खींचता था। उसे वो ताकत चाहिए थी जो उसने उन सड़कों पर देखी थी। छोटी मोटी चोरियों से शुरू हुआ ये खेल बहुत जल्दी एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया। महज 20 साल की उम्र, जी हां, सिर्फ 20 साल की उम्र में दाऊद ने उस दौर के स्मगलिंग के बेताज बादशाह करीम लाला के गैंग में एंट्री ले ली। शुरुआत में उसका काम सिर्फ सोने और हथियारों की खेप को ठिकाने लगाना था। लेकिन दाऊद कोई मामूली गुर्गा नहीं था। वो चुपचाप हर काम देख रहा था, गैंग के काम करने का तरीका सीख रहा था और सही मौके की ताक में था। और वो मौका आया, और वो भी एक बहुत ही खौफनाक तरीके से। जब करीम लाला की सोने की एक बड़ी कंसाइनमेंट कस्टम ने पकड़ ली, तो गैंग के एक अहम सदस्य आलमजेब ने गुस्से में एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप कर लिया। उसकी धमकी साफ थी, जान प्यारी है तो पैसे ला, वरना ऐसे मारूंगा कि पहचान में नहीं आएगा। उस दौर में 1 लाख रुपए की फिरौती कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती थी। और ये पैसा वसूलने की जिम्मेदारी किसे मिली? दाऊद को। लेकिन असल में यह घटना दाऊद की वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। और यहीं से नींव पड़ती है दूसरे अध्याय की, डी कंपनी का जन्म। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात समझने वाली है वो ये है कि दाऊद एक सड़क छाप गुंडे से एक संगठन बनाने वाला कैसे बना। जब दाऊद ने उस कस्टम ऑफिसर की फिरौती की रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने पास छिपा लिया, तो उसकी ये गद्दारी पकड़ी गई। उसे सरेआम बुरी तरह पीटा गया और गैंग से बेदखल कर दिया गया। लेकिन उस अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसने तय किया कि अब वो किसी और के लिए काम नहीं करेगा। उसने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने की ठानी, और इस तरह जन्म हुआ एक अनुशासित कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट का, डी कंपनी। इस नई फौज की बुनियाद कौन थे? उसके अपने ही भाई साबिर, अनीस, इकबाल और नूरा। इन भाइयों ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी। उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई और वे सभी दाऊद के प्रति अपनी जान से भी ज्यादा वफादार थे। तीसरा अध्याय हमें उस खूनी दौर में ले जाता है, खून के बदले खून, जब मुंबई की सड़कों पर सिर्फ नाम नहीं, गोलियां गूंजती थीं। इस गैंग वॉर की बढ़ती हुई रफ्तार देखिए। 1981 में जब दाऊद के बड़े भाई साबिर को दादर के पेट्रोल पंप पर सरेआम गोलियों से छलनी किया गया, तो दाऊद के अंदर की रही सही इंसानियत भी उसी दिन खत्म हो गई। वो पूरी तरह से एक खूंखार शिकारी बन गया। 1983 में वो गुजरात में अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। ये हिंसक चक्कर इतनी तेजी से बढ़ा कि 1985 आते आते सुप्रीम कोर्ट के वारंट से ठीक पहले उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन भागने से पहले 1983 में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 6 सितंबर को जब उसके भाई के कातिलों में से एक अमीरजादा भारी पुलिस सुरक्षा के बीच सेशन कोर्ट में खड़ा था, तब एक दुबले पतले अनजान से लड़के डेविड परदेसी ने सबके सामने जाकर बस एक बात कही, दाऊद भाई का सलाम, और सीधा गोलियां चला दी। सोचिए, एक सीधा सादा दिखने वाला लड़का। दाऊद ने इस घटना से भारतीय न्यायिक व्यवस्था को एक खुली और सीधी चुनौती दी थी। चौथा अध्याय, दुबई से अंडरवर्ल्ड पर राज। 1985 में देश छोड़ना कोई अंत नहीं था। तो इसका सबसे अहम पहलू ये है कि कैसे उसने दुबई में बैठकर पूरे सिंडिकेट को एक इंटरनेशनल लेवल पर चलाया। एक तरफ उसका काला व्यापार चल रहा था, एक्सटॉर्शन, बॉलीवुड में पैसा लगाना और रियल एस्टेट के जरिए काले धन को सफेद करना।
और ये सब वो बस फोन पर मैनेज कर रहा था। और दूसरी तरफ वो मुंबई में बैठे अपने ही महत्वाकांक्षी साथियों को धोखा दे रहा था और ठिकाने लगा रहा था। बाबू रेशम को फंसाना हो, महेश ढोलकिया को रास्ते से हटाना हो, या फिर अरुण गवली के साथ एक नई खूनी जंग शुरू करनी हो। इस दुश्मनी का सबसे खौफनाक रूप 1992 के जे हॉस्पिटल शूटआउट में दिखा। जब दाऊद के जीजा की हत्या हुई तो उसके शूटर सीधे अस्पताल में घुस गए और AK-47 का इस्तेमाल किया। अस्पताल जैसी जगह पर आधुनिक मशीन गनों से फायरिंग। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि ये लड़ाई अब सिर्फ गैंग वॉर नहीं रही थी, बल्कि शुद्ध आतंकवाद का रूप ले चुकी थी, जहां कोई भी सार्वजनिक संस्था सुरक्षित नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे काले और 5वें अध्याय पर, 1993 का वो खौफनाक दिन। चलिए समझते हैं कि एक के बाद एक कड़ियां कैसे जुड़ी और व्यक्तिगत लालच कैसे एक राज्य प्रायोजित आतंकवाद में बदल गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद के दंगे और तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तानी एजेंसी ISI दाऊद से संपर्क करती है। उसे सुरक्षा का लालच दिया जाता है। बदले में दाऊद अपनी अनियंत्रित स्मगलिंग के सारे रास्ते उनके लिए खोल देता है। इन्हीं रास्तों से टाइगर मेमन भारत में RDX और हथियारों की खेप लाता है। और फिर आता है 12 मार्च 1993, जब मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठती है। 250 से ज्यादा, इस आंकड़े को बस एक पल के लिए महसूस कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और भीड़भाड़ वाले बाजारों में मासूम लोगों की जानें गईं। ये वो तबाही थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इन धमाकों का नतीजा क्या हुआ? दाऊद देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो बन ही गया, लेकिन इसके साथ ही उसका अपना संगठन भी बुरी तरह बिखर गया। इस घटना के बाद उसके सबसे करीबी साथी छोटा राजन ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और अंडरवर्ल्ड में एक नई और बेहद खतरनाक दुश्मनी की शुरुआत हो गई। और अब हमारा आखिरी अध्याय, दाऊद इब्राहिम आज। 1995 आते आते दाऊद का साम्राज्य हजारों करोड़ का हो चुका था, जिसका नेटवर्क लंदन से लेकर दुबई तक फैला था। उसकी दौलत और वैश्विक पहुंच बेहिसाब थी। लेकिन जरा इस सच्चाई पर गौर कीजिए। आज वो पाकिस्तान के कराची में भारी सुरक्षा के बीच छिप कर रहने को मजबूर है। उसकी अपनी जान पर हर वक्त इतना बड़ा खतरा मंडराता रहता है कि अथाह संपत्ति होने के बावजूद उसकी असल जिंदगी एक कैद से कम नहीं है। जो हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, निरंकुश लालच का ये रास्ता कैसे तय करता है कि इंसान के पास वापसी का कोई टिकट नहीं बचता। एक ईमानदार पुलिस वाले के बेटे से लेकर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बनने तक का सफर जो आज अपने ही बनाए खौफ के जाल में अकेला कैद है। ये कहानी वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों पर जरूर विचार कीजिएगा।